हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1, जिसका नाम है शासन, है ना। आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई बुक 2025-26 के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 9 तक सभी के प्रश्न उत्तर और अध्याय 1 से लेकर 6 तक सभी की व्याख्या और नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो वो सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सभी वर्कबुक की क्लासेस हिंदी, इंग्लिश और गणित वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। तो वर्कबुक की क्लासेस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए अभ्यास प्रश्नों की। तो देखें, पाठगत प्रश्नों के अंदर सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि शासन का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है? शासन का अर्थ क्या होता है। तो देखें इसका उत्तर क्या होगा। तो निर्णय को लेने की प्रक्रिया, किसी भी निर्णय को लेने की जो प्रोसेस है, साथ ही साथ नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करवाना ही शासन कहलाता है। मतलब क्या है? देखो, कोई भी डिसीजन कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन लेने की प्रोसेस, फिर नियमों के माध्यम से अलग अलग समूहों को मिलाकर सामाजिक जनजीवन को व्यवस्थित करना, समाज को एक उचित तरीके से चलाना, और उसके बाद जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उनकी पालना सुनिश्चित करवाना, ताकि एक व्यवस्थित समाज का निर्माण हो, जहां लोग उन नियम कायदे कानूनों का पालन करें, ताकि एक बेहतर समाज बनने की दिशा में वो लोग अग्रसित हो सके, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं शासन। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शासन। जैसे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा एक शासन है, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वो जनता के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। फिर हमारी जो पुलिस और जो आपकी कार्यपालिका है, वो उन कानूनों को लागू करती है, उनका पालन करवाने का काम करती है। और जो आपकी न्यायपालिका है, वो कानूनों का जो पालन नहीं करते हैं, कानून का जो उल्लंघन करते हैं, उनको सजा देने का काम करती है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? हमें सरकार यानी गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, वो आपको बताना है कि हमें सरकार की आखिर जरूरत क्यों है। तो देखो, हमें सरकार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सरकार क्या करती है? सरकार कानून बनाती है, फिर उन कानूनों को लागू करती है, और ये जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून नियम कायदे हैं, ये नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। कौन? सरकार। सरकार इन कानूनों को लागू करती है और नागरिकों के द्वारा इनकी पालना को सुनिश्चित भी करवाती है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हो और समाज के अंदर एक उचित व्यवस्था बनी रहे। यदि सरकार न हो तो समाज में क्या हो जाएगी? अराजकता फैल जाएगी। यदि सरकार के द्वारा बनाए गए नीति, नियम, कानून, कायदों की पालना नहीं हो तो हर व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से क्या करेगा? अपने जीवन को जीने का प्रयास करेगा, मनमाने तरीके से। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हमें पता है कि रोड पर चलने के लिए यातायात के कुछ नियम हैं। रोड पर चलने के लिए क्या है? यातायात के नियम हैं, और इनकी पालना कौन सुनिश्चित करवाती है? पुलिस। अब अगर आप ये मान लो कि यातायात के कोई भी नियम न हो और रोड पे आपको जगह जगह पुलिस ना दिखे, तो क्या होगा? तो लोग अपनी मर्जी से वाहन चलाएंगे, लोग रोड के ऊपर तोड़ फाड़ स्टर्निंग करेंगे,
कुछ की कुछ गंदगी फैलाएंगे, यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे दुर्घटना होगी, है ना। कई व्यक्तियों के साथ बुरा होगा, कई जीव जंतु क्या होंगे, हादसों के शिकार हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्तियों के द्वारा जब नियम कायदे कानून की पालना नहीं की जाएगी तो ऐसी स्थिति में एक अव्यवस्थित समाज का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, अव्यवस्थित समाज का निर्माण होगा, जहां लोग अपनी मनमाने तरीके से क्या करेंगे, मनमाने तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, जिससे हो सकता है अराजकता फैलेगी, समाज के अंदर भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी, ऊंच नीच की स्थिति होगी, और जो जो लोग ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर लोगों को या समाज के जो गरीब या निम्न वर्ग के तबके हैं उनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के यदि सरकार न हो तो ऐसी स्थिति में लोग नीति नियम कायदे कानून की पालना नहीं करेंगे और जिससे समाज के अंदर अराजकता फैलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आगे बात करें, तीसरा, लोकतंत्र का अर्थ क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। प्रश्न क्या कह रहा है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है और यह इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो, लोकतंत्र एक व्यवस्था है जहां लोग अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता उन लोगों की तरफ से सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है, सरकार के नीति नियम कायदे कानून बनाने में अपनी भागीदारी को वहां पर वो क्या करता है, भागीदारी को सुनिश्चित करता है और उसमें भागीदारी निभाता है, ताकि हर वर्ग समाज तबके क्षेत्र से आने वाला जो जनप्रतिनिधि है वो उस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रख सके और उसके आधार पर सरकार आगे नियम कायदे कानून बना सके। यानी लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जनता का शासन। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब क्या है, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जनता का शासन। अब देखो ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो, लोकतंत्र के अंदर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर सभी के साथ समान व्यवहार होता है, सभी को नेता बनने का लोकतंत्र अवसर देता है, बोलने की सभी को आजादी है, सभी को धर्म चुनने की आजादी है और लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि सरकार कौन चलाएगा और जरूरत पड़ने पर यदि वो जनता के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है तो उसे बदलने का अधिकार भी जनता के पास है और जनता उसे अपनी मर्जी से बदल भी सकती है। तो ये कुछ कारण हैं कि सभी के साथ लोकतंत्र में समान व्यवहार होता है, सभी को नेता बनने का समान अवसर दिया जाता है, सभी को बोलने यानी अभिव्यक्ति और अपना धर्म को चुनने की आजादी है और लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि सरकार कौन चलाएगा और जरूरत पड़ने पर उसे बदला भी जा सकता है। इसी वजह से लोकतंत्र बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 जो आपके अन्य पेज पर दिया हुआ है, पेज संख्या 152 पर दिया हुआ है। दिया है प्रश्न संख्या 151 पर चित्र 10.1 में दिए गए दो चित्रों का वर्णन कीजिए और आप उनमें क्या अंतर देखते हैं। पेज नंबर 151 पर ये दो चित्र दिए हुए हैं, चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 2। इन दोनों चित्रों को देखने से आप दोनों के बीच में क्या अंतर देख पा रहे हैं ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे लाडलो, अगर ध्यान से आप दोनों चित्रों को देखोगे तो क्या अंतर समझ में आ रहा है कि पहला चित्र है जहां पर लोग एक व्यवस्थित तरीके से सड़क के ऊपर चल रहे हैं और जो पैदल यात्री है वो फुटपाथ पे अच्छे से नियम कायदे कानून का पालन करते हुए चल रहे हैं, सड़कें व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है ना, और जगह जगह पर हरियाली पेड़ पौधे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरा चित्र है वो एक अव्यवस्थित तरीके का दिख रहा है, जहां पर न तो लोग सड़क के नियमों का यानी यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, न ही लोग फुटपाथ पर तरीके से चल रहे हैं, जगह जगह पर अस्त व्यस्त पार्किंग की गई है, यानी ये एक अव्यवस्थित समाज को बता रहा है। तो देखें यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि जो पहला चित्र है एक साफ सुथरी और सुव्यवस्थित जगह को दिखाती है। जो पहली तस्वीर है वो आपकी एक साफ सुथरी और सुव्यवस्थित जगह को दिखा रही है, जहां हर कोई नियमों का क्या कर रहा है, जहां पर हर कोई नियमों का पालन कर रहा है।
इसीलिए सब कुछ सुचारू और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चलता है। लेकिन बात करें दूसरी तस्वीर की, तो दूसरी तस्वीर एक अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त जगह को दिखाती है, जहां पर लोग किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए सब कुछ कैसा लग रहा है, अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों जो चित्र हैं, एक व्यवस्थित समाज का जहां लोग नियम कायदे कानून की अच्छे से पालना कर रहे हैं, और दूसरा है वो अव्यवस्थित समाज का है जहां पर लोग नियम कायदे कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। अतः ये दोनों तस्वीरें हमें ये बता रही है कि यदि हम सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून की पालना करेंगे, उनका अच्छे से पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक व्यवस्थित समाज होगा। लेकिन यदि हम नियम कायदे कानून की पालना नहीं करेंगे और अपनी मर्जी के अनुसार सभी चीजें चलाने की कोशिश करेंगे, तो एक अव्यवस्थित और अराजकता वाले समाज की उत्पत्ति होगी। आगे बात करें दूसरा, नियमों पर हमारी चर्चा से आप इसे कैसे जोड़कर देखते हैं। यानी पीछे जो हमने दो चित्र देखे, इनको अगर हम नियम कायदे कानून के साथ जोड़कर देखें, जो सरकार के द्वारा नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उनसे अगर जोड़कर पुराने दोनों चित्रों को देखें, तो आपको क्या चीजें समझ में आती है। तो देखो, दोनों चित्रों से हमें क्या पता चल रहा था कि सब कुछ व्यवस्थित रखने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियम क्या है, नियम बहुत जरूरी है। यदि हमें अच्छे से सभी चीजों को व्यवस्थित रखना है, जीवन को बेहतर बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और नियम कायदे कानून होना भी जरूरी है। एक बार नियम बन जाने के बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला भी जा सकता है, और जो नियम एक बार बन गए, ऐसा नहीं है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। यदि जरूरत है, समय की मांग है, तो उस अनुसार उन नियमों में संशोधन भी किया जा सकता है। हमारे समाज ही नहीं, स्कूल और घर के अंदर भी नियम होते हैं और उनकी अच्छे से पालना भी होनी चाहिए, ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और जीवन है वो बेहतर तरीके से चल सके। आगे बात करें तीसरा, आपके स्कूल के कुछ नियम क्या है और इन्हें किसने बनाया है। आप विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, प्रत्येक विद्यालय में अनुशासन को लेकर, व्यवस्था को लेकर कुछ नियम कायदे कानून बने होते हैं। तो आपके स्कूल के अंदर कौन कौन से ऐसे नियम बने हुए हैं, आपको वो नियम बताने हैं और इनको किसने बनाया है वो बताना है। तो देखो, स्कूलों में चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कर्मचारी हो, सबके लिए कुछ नियम होते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुरक्षित रहे और सीखने का माहौल भी अच्छा बना रहे। अब बात करें कि वो नियम क्या है। देखो, पहला नियम है कि छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आना चाहिए। छात्रों को नियमित तौर पर स्कूल आना चाहिए। विद्यार्थियों को उचित आचरण करना चाहिए तथा अनुशासन का पालन भी करना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म साफ सुथरी पहनना आवश्यक है। फिर छात्रों को कक्षा में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि सभी को सीखने में मदद मिले। यानी कक्षा के अंदर शोरगुल न करें, अध्यापक जब पढ़ा रहे हैं उस समय पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना, बिना मतलब का झगड़ा या बिना मतलब की बातें, गलत व्यवहार किसी के साथ न करें। छात्रों में कक्षा में मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा दूसरों को धमकाना अथवा चिढ़ाना मना है। और ये सारे नियम कायदे कानून कौन बनाता है, तो स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, जिसमें प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभिभावकों की सलाह, ये सारी चीजें, इन सभी से ये नियम कायदे कानून बनते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, क्या आप पृष्ठ 152 पर चित्र 10.2 में दिए गए 10 चित्रों में दर्शाई गई लोक सेवा, जो लोगों की सेवा के लिए सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, या अन्य गतिविधियों की श्रेणियों की पहचान कर सकते हैं, ये बताना है। पृष्ठ 153 पर यह प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो, ये चित्र है, यहाँ पर 10 आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटी दिख रही है। इन एक्टिविटीज की पहचान करनी है कि एक्टिविटी किस से संबंधित है ना। तो देखो, यहाँ पर 10 चित्र विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को दर्शाते हैं, जो सरकार के द्वारा जन सेवा के लिए चलाई जाती है। जैसे पहले चित्र के अंदर देखो क्या हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है। तो पहले चित्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण
और रख रखाव हो रहा है उससे ये संबंधित है। पहले चित्र में क्या हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है जो कि एक सार्वजनिक जगह भी है, या कह सकते हैं कोई सार्वजनिक स्थान है, उसका निर्माण हो रहा है और उसके रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। दूसरा किससे संबंधित है, रेल परिवहन से। तो बस और रेलगाड़ी के जैसी परिवहन सेवाएं ये आपको दूसरे चित्र में दिख रही है। तीसरे चित्र में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा सेवाएं दिख रही है। चौथे में डॉक्टर साहब है वो मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो अस्पताल और क्लिनिक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं। पांचवा देखो, पांचवा ये रहा, ये है आपदा राहत और आपात स्थिति के दौरान सहायता का चित्र है। छठा है यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा का प्रबंधन करने का काम कर रही है। सातवां चित्र न्यायालय और न्यायिक सेवाओं से संबंधित है। आठवां स्कूलों जैसी शिक्षा सेवाओं से संबंधित है। नौवां डाक वितरण के लिए डाक सेवाओं से संबंधित है। और 10वां है वो धन और लेन देन में सहायता के लिए बैंकिंग सेवाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर जो 10 चित्र है, ये 10 चित्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य हेतु यानी जनता की भलाई के लिए सभी लोगों की सुविधा हेतु जो अलग अलग गतिविधियां या सेवाएं संचालित की जाती है उनके चित्र दिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़े हम दूसरा प्रश्न। इन गतिविधियों में सरकार की क्या भूमिका है वो बताना है। इन एक्टिविटीज में सरकार की क्या भूमिका है ये आपको यहां पर बतानी है। तो देखो कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर कोई इन सेवाओं का आसानी से और किफायती दामों पर उपयोग कर सके। सरकार के द्वारा जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है उनके जरिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सारी सुविधाएं लोगों को आसानी से मिले और कम कीमत पर मिले। जैसे सरकार अस्पताल चलाती है, स्कूल, डाकघर, बैंक, पुलिस, सैनिक सेवा, ये सारी चीजें सरकार उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा सड़कें बनाती है, रेलगाड़ियां चलाती है और लोगों की सुरक्षा को इन गतिविधियों के जरिए क्या करती है, सुनिश्चित करती है। तो कुल मिला के इन सभी गतिविधियों में सरकार की यही भूमिका और मंशा है कि सभी सरकारी सेवाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो और किफायती दामों पर उपलब्ध हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता या जो सामान्य आम लोग हैं वो इनका उपयोग अच्छे से उठा सके। आगे बढ़े तीसरा, क्या आप अपने दैनिक जीवन के ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं जहां सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी आपके दैनिक जीवन के अंदर ऐसे कौन कौन से पहलू हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, जैसे हमारे दैनिक जीवन में रोजाना सरकार स्वच्छ जल, बिजली सुविधा, खाद्य आपूर्ति, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, परिवहन का प्रबंधन, आवास और ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं और कई अन्य सेवाएं भी क्या करती है, प्रदान करती है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में या दिन प्रतिदिन में उपयोग करते हैं। तो ऐसी हमारे जीवन के अंदर या दैनिक जीवन में बहुत सारे पहलू है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सरकार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ सामान्य जैसे आपका पानी की सुविधा होगी, बिजली की सुविधा, खाद्य आपूर्ति यानी जैसे राशन के माध्यम से अनाज को लोगों तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना, परिवहन का प्रबंधन, आने जाने के लिए बसें और सरकारी वाहन उपलब्ध करवाना, आवास, रहने के लिए लोगों को घर देना, ईंधन जैसे एलपीजी गैस, ये सारी सुविधा है जो बुनियादी सुविधा है, ये सरकार के द्वारा आम जनता को कम कीमत पर क्या की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। आगे बढ़े हम, सातवां है यहाँ पर ऊपर वर्णित साइबर अपराधियों के मामले में तीनों सरकारी अंग, ये देखो कौन सा प्रश्न है, तीसरा। इसके बाद ये पहला प्रश्न ही है ना, ये अगले पेज पर पहला प्रश्न है। तो ऊपर वर्णित साइबर अपराधियों के मामलों में तीनों सरकारी अंग किस प्रकार काम करते हैं, समझाइए। वे किस प्रकार हस्तक्षेप करते हैं। देखो, पहली बात तो आपको यह समझना है कि साइबर अपराध होता क्या है। देखो, दो चित्र आपको दिख रहे हैं। साइबर क्राइम का मतलब है कि डिजिटल जो उपकरण है और जो इंटरनेट है, इसका मतलब साइबर अपराधियों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम समझना पड़ेगा। साइबर क्राइम,
साइबर अपराध का मतलब क्या है? तो जो आपके डिजिटल उपकरण हैं, डिजिटल डिवाइस के अंदर जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और किसकी मदद लेते हुए? इंटरनेट की मदद से क्या करना? इंटरनेट की मदद से किसी एक प्रकार की चोरी करना या कोई गलत काम करना, वो क्या है? साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम को करने वाले जो लोग हैं उन्हें कहते हैं साइबर अपराधी। जो लोग आपके डिजिटल उपकरणों की मदद लेते हुए क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। जैसे किसी के अकाउंट को हैक करना, अकाउंट में से पैसे उड़ाना, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करना, किसी की कॉल डिटेल लीक करना, ये क्या है? ये साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में सरकार के जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों किस प्रकार काम करते हैं वो बताना है। तो देखो सरकार के कितने अंग है? तो सरकार के 3 अंग है। कितने अंग है? सरकार के आपके यहाँ पर 3 अंग है। सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के आपके 3 अंग हैं। अब 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। ये तीनों ही एक साथ मिलकर क्या करते हैं? तीनों ही एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, है ना? तो अब देखो विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है साइबर अपराध, साइबर क्राइम से रिलेटेड नए कानून बनाना। साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून बनाने का काम किसका है? तो वो काम है विधायिका का। कार्यपालिका का काम क्या है? जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करना और उनकी पालना करवाना। उदाहरण के लिए साइबर पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम है इन कानून की व्याख्या करना कि क्या कोई अपराध हुआ है अथवा नहीं, और यदि अपराध हुआ है तो उस दोषी को क्या देना? दंड देना अथवा सजा देना। ये तीनों शाखाएं मिलकर व्यवस्था और न्याय को क्या करती है? सुनिश्चित करती है, ताकि साइबर क्राइम जैसी घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके, जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। आगे बात करें, अगला प्रश्न है वो देखो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के आधार पर यह प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, लेकिन यह प्रश्न संख्या किसी अगले पेज पर है और यह प्रश्न संख्या 1 ही है। ये भी एक बार बता देता हूं, आपकी किताब के अंदर भी, मेरे पास किताब भी रखी हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रश्न क्रमांक कैसे आ रहा है। 1 मिनट है ना, मैं आपको आपके प्रश्नों का क्रमांक भी बता देता हूं कि ये कौन से नंबर पे प्रश्न दिया हुआ है। 1 मिनट है ना, ये प्रश्न दिया हुआ है 155 पे। ठीक है, ये प्रश्न कौन से पेज पर दिया हुआ है? तो ये जो आपका प्रश्न है लाडलो, ये दिया हुआ है 155 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है कि एक कक्षा गतिविधि के रूप में, प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 1 है, पेज संख्या 155 पर। एक कक्षा गतिविधि के रूप में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर तीनों अंग एक ही समूह के लोगों के नियंत्रण में हो तो हम किस तरह की अव्यवस्था देख सकते हैं? क्या आप ऐसी किसी वास्तविक जीवन की स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सुना हो? प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कक्षा गतिविधि का आयोजन करो और ये कल्पना करो कि यदि सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यदि इन तीनों का कंट्रोल एक ही समूह के लोगों के पास हो तो हमें किस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल सकती है? और क्या आपने अपने कभी वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है या सुना है? तो उसका जिक्र भी आपको करना है। देखो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? कक्षा गतिविधि, जरा सोचिए, अगर एक समूह, यदि कोई एक ग्रुप है, वो ही कानून बनाने का काम कर रहा है, वो ही उन्हें लागू करने का काम कर रहा है और वो ही मुकदमों की सुनवाई पर नियंत्रण भी कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे अन्याय और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे अन्याय होने की भावना या जो चांसेस है, अवसर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और सत्ता का दुरुपयोग भी हो सकता है। अब इसका एक वास्तविक उदाहरण क्या है? उसका एक वास्तविक उदाहरण है तानाशाही, जहां एक नेता या समूह बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के सब कुछ क्या करता है? नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा दुनिया के कई सारे देशों में आज भी तानाशाही शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और सजा देना, ये सारे ही काम एक व्यक्ति या एक
समूह के हाथों में होते हैं और वो व्यक्ति या समूह अपने तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जिससे होता क्या है, उस व्यक्ति या समूह के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता और वो अपनी मनमानी से क्या करता है, अपनी मनमानी से सरकार को या शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करता है, जिससे अराजकता क्या होती है, या लोगों में असंतोष की भावना पैदा होती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 156 पर। प्रश्न क्या है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी को देखिए, उन कार्यों और दायित्वों पर प्रकाश डालिए जो आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस सारणी को देखकर बताना है कि ऐसे कौन कौन से कार्य और दायित्व है जो आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो देखो ये सारणी किसके बारे में दी गई है, तो ये सारणी जो दी गई है ये आपके देखो आपके कार्यपालिका के कार्य और दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। किसके, कार्यपालिका के कार्य और दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके राष्ट्रीय स्तर यानी केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर विभाजित है ना। यहाँ पर कार्यपालिका के कार्य और दायित्व दिए गए हैं और ये आपके दो भागों में विभाजित है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। इनमें से जो कार्य एक छात्र के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वो मुख्य रूप से किसके अधीन आते हैं, तो वो मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन ही आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो विद्यार्थी जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। पहला है वो है शिक्षा, एजुकेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा नीति का निर्माण और कार्यान्वयन सीधे छात्र के पाठ्यक्रम, विद्यालय के नियमों और सीखने के माहौल को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी एजुकेशन आज के समय में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि शिक्षा नीति का निर्माण और उसका कार्यान्वयन, एजुकेशन है ना, किसी भी शिक्षा नीति का, एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण और उसका एजुकेशन, ये सीधे ही छात्र के पाठ्यक्रम को, विद्यालय के नियम कायदे कानून को और उनके सीखने के माहौल को प्रभावित करते हैं। अतः एक बेहतर शिक्षा नीति का होना और उसका अच्छे से क्रियान्वयन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात करें, दूसरा जो फैक्टर है वो है जन स्वास्थ्य, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और महामारी के दौरान लिए गए निर्णय सीधे तौर पर सभी नागरिकों, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, के स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो छात्र के साथ साथ आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करता है वो है स्वास्थ्य सुविधाएं। तीसरा है पुलिस और कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति विद्यालय आने जाने और समाज में सुरक्षित महसूस करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी भी पुलिस और कानून व्यवस्था ये विद्यार्थियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी उनके जीवन को बेहतर बनाने, उनके जीवन में सहज अनुभव करवाने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए पुलिस और कानून व्यवस्था का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर राष्ट्रीय स्तर के जैसे कार्य है उनमें, जिसमें राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन और मुद्रा भी अप्रत्यक्ष रूप से छात्र के साथ साथ व्यक्ति या आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमने वो सारे फैक्टर देखे हैं जो छात्र के साथ साथ आम जनता के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, 2 अथवा 3 वयस्क लोगों से सरकार के साथ उनके कार्य संबंधी संपर्कों अथवा अनुभवों के बारे में पूछिए और ये संपर्क किन स्तरों पर और किन उद्देश्य से हुए। क्या कह रहा है, अपने आस पड़ोस के 2 या 3 जो वयस्क लोग हैं उन वयस्क लोगों से सरकार के साथ उनसे संबंधित जो संपर्क है अथवा जो अनुभव है उनके बारे में पूछना है और ये संपर्क किन स्तरों पर हुए हैं और किन उद्देश्यों को लेकर हुए हैं ये भी आपको बताना है। तो देखो वयस्कों से बातचीत के आधार पर सरकार के साथ उनके संपर्क और अनुभव निम्नलिखित स्तरों पर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय स्तर पर संपर्क, जिसमें नगर अथवा ग्राम स्तर पर। तो हमारे जो वयस्क लोग हैं जैसे हमारे पिताजी है या हमारे अंकल है, हमारे बड़े भाई है, वो स्थानीय स्तर पर उनका क्या काम पड़ता है सरकार का और वो इसके लिए किनसे संपर्क करते हैं। तो देखो सबसे पहले संपर्क या संपर्क करने का उद्देश्य क्या है।
दूसरे भाग में लिखा है सरकार का अंग अथवा कौन सा विभाग है जहां से वो संपर्क करते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। इसके लिए वो कहां से संपर्क करेंगे? स्थानीय निकाय का जो कार्यालय होगा, ग्राम पंचायत का कार्यालय, जैसे नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में, और पंचायत है वो आपके ग्रामीण इलाकों में। फिर जल आपूर्ति को लेकर या सड़क की मरम्मत के लिए शिकायत करनी हो तो इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग या पार्षद या फिर मुखिया से। फिर संपत्ति कर या बिजली बिल का भुगतान करना हो तो इसके लिए स्थानीय निकाय या किसी बिजली विभाग से हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हमें बिजली विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। फिर कचरे का प्रबंधन से रिलेटेड कोई काम हो तो स्थानीय निकाय की जो सफाई एजेंसी होती है उससे हमें संपर्क करना पड़ेगा। आगे देखो, राज्य स्तर पर संपर्क, उद्देश्य और सरकार के अंग और विभाग। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या वाहन का पंजीकरण करवाना हो, इसके लिए हमें परिवहन विभाग, जो किसके अधीन आता है, कार्यपालिका के, उससे हमें संपर्क करना पड़ेगा। फिर भूमि संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी रखना या लेना, इसके लिए राजस्व विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, ये भी कार्यपालिका से संबंधित है। फिर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग या संबंधित विभाग जो कि कार्यपालिका से संबंधित है उससे हमें संपर्क करना पड़ेगा। फिर अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से मिलना, तो इसके लिए आपको विधायक यानी विधानसभा सदस्य अथवा विधायिका से संपर्क करना होगा। आगे बात करें राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क, संपर्क के उद्देश्य, संपर्क या उद्देश्य और सरकार के अंग, जैसे आयकर जमा करवाना, टैक्स जमा करवाना, इसके लिए आयकर विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए विदेश मंत्रालय का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहां से संपर्क करना पड़ेगा। फिर भारतीय रेलवे की सेवाओं का उपयोग करना है तो रेल मंत्रालय से संपर्क करना पड़ेगा। बैंक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य है जैसे आरबीआई से रिलेटेड, तो हमें बैंक या आरबीआई से संपर्क करना पड़ेगा। फिर डाक सेवा का उपयोग करना है तो डाक विभाग से हमें संपर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह हम सरकार के अलग अलग विभागों में अलग अलग उद्देश्य अथवा संपर्क के लिए क्या कर सकते हैं, आपके मिल सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी अलग अलग कार्य है वो सरकार के अलग अलग भागों या अंगों के अंदर विभाजित है और हमें अलग अलग उद्देश्य या कार्यों को लेकर अलग अलग सरकार के विभागों से संपर्क करना होता है। आगे बात करें प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना। अभी तक हमने जो भी प्रश्न डिस्कस किए वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं पाठ के पीछे जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनकी बात। देखो पहला प्रश्न, स्वयं परखिए। क्या कह रहा है, स्वयं परखिए, स्वयं परखिए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच अंतर क्या है? तो यहाँ पर दो प्रश्न है। पहला है लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपके लोकतंत्र का अर्थ क्या है। और दूसरा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपके बीच में अंतर क्या है। देखो, मैंने अपने लिए कुछ नियम खुद बनाए हैं जो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, मेरे लिए ये लोकतंत्र है। यानी अपने जीवन को जीने के लिए मैंने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं जो भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, वही मेरे लिए लोकतंत्र है। दूसरे शब्दों में कहे, लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है। फिर बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक किसी मुद्दे या कानून पर सीधे तौर पर मतदान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हर निर्णय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में पिकनिक के लिए गए सभी विद्यार्थियों की सलाह ली जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कक्षा के विद्यार्थियों का टूर जा रहा है, इसके लिए सभी विद्यार्थियों से क्या ली जा रही है, सभी विद्यार्थियों से सलाह ली जा रही है। इसका मतलब उसके अंदर सभी विद्यार्थियों की राय क्या है, सभी विद्यार्थियों की राय शामिल है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी मुद्दे या कानून पर सीधे तौर पर अपना मतदान करते हैं, यानी उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और उस निर्णय में अपने विचारों को व्यक्त करने का उनके पास अधिकार होता है। फिर बात करें प्रतिनिधि लोकतंत्र की।
प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, फिर इन प्रतिनिधियों के द्वारा कानून और समस्या समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और अंत में वही क्या लेते हैं, वही जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया करते हैं। बात करें आगे, सरकार के 3 अंग कौन से हैं और उनकी अलग अलग भूमिकाएं क्या है। तो देखो, सरकार के 3 अंग कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बात करें विधायिका की, यह कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन अथवा वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाने का यह काम किया जाता है, जो सरकार में बैठते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, उनके लिए कानून बनाने का काम करते हैं। आगे बात करें कार्यपालिका की, यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसी एजेंसियां आती है जिनका दायित्व कानूनों को लागू करवाना होता है। ये देखते हैं कि नागरिकों के द्वारा कानून का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा। फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है, और यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए, या फिर आवश्यक हो तो उसे क्या दंड, क्या सजा दी जाए। कभी कभी ये जांच भी करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है अथवा नहीं, और विधायिका द्वारा पारित कानून सभी के हित में है अथवा नहीं है। और यदि न्यायपालिका को लगता है कि ये जो कानून है जो विधायिका ने बनाया है, या जो कार्यपालिका के काम करने का तरीका है, यदि वो सही नहीं है, यदि वो उचित नहीं है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को निरस्त भी कर सकती है और ऐसे कानूनों को खारिज करने के लिए सरकार को आदेश भी दे सकती है। आगे बात करें, देखो यहाँ पर जैसे सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। स्थानीय सरकार ये नगर अथवा ग्राम स्तर पर होती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर, और केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें त्रिस्तरीय 3 स्तर वाली सरकार की आवश्यकता क्यों है। भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में हमें 3 स्तर वाली सरकार की आवश्यकता क्यों है। तो देखो, सरकार के तीनों स्तरों, स्थानीय, राष्ट्र तथा राज्य स्तर की सरकारों की आवश्यकता होती है। सरकार के अंदर तीनों स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, तीनों स्तर की सरकारों की जरूरत होती है। संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्य का इन तीनों स्तरों में विभाजित होना जरूरी है। यानी हमारे देश के अंदर जो भी संसाधन, जो भी सेवाएं उपलब्ध है, उनका यदि अच्छे से मैनेजमेंट करना है, उनका अच्छे से संचालन करना है, तो निश्चित रूप से सभी कार्यों का अलग अलग स्तरों पर विभाजन होना जरूरी है। हर स्तर पर सरकार को कुछ दायित्व और जिम्मेदारियां दी गई है, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग भी न हो और प्रभावी और बेहतर निर्णय भी लिए जा सके। जैसे स्थानीय सरकार, ये सामुदायिक और स्थानीय मुद्दों को देखती है, जैसे गांव के अंदर स्कूल, पार्क, सफाई, स्थानीय रोड, है ना, ये सारे मुद्दे कौन देखेगी, स्थानीय सरकार, जो स्थानीय क्षेत्र से संबंधित होंगे। ये लोगों की जरूरतों को काफी करीब और बेहतर ढंग से समझती है, क्योंकि स्थानीय सरकार को कौन चलाता है, ग्राम सभा, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, और ये ग्रामीण स्तर से बिल्कुल जुड़े हुए लोग होते हैं, जो स्थानीय जनता की समस्याओं को काफी करीब से देखते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझते हैं, और उसके अनुसार फिर सरकार को क्या करते हैं, उनके बारे में अवगत कराते हैं, ताकि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नियम, कायदे, कानून बना सके। फिर है राज्य सरकार, यह ऐसे बड़े मुद्दों को देखती है जिससे पूरा राज्य का चित्र क्या होता हो, प्रभावित होता हो, जिसमें शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सुरक्षा और यातायात, जो बड़े लेवल के मुद्दे हैं जिससे पूरा राज्य प्रभावित हो सकता है, उन्हें राज्य स्तर की सरकार देखती है। फिर है राष्ट्रीय स्तर, यह स्तर ऐसे मुद्दों को देखता है जिससे पूरा देश प्रभावित होता हो, जिसे रक्षा नीति, विदेश नीतियां, राष्ट्रीय कानून, बैंक के नियम, कायदे, कानून, ये सारे राष्ट्रीय सरकार के काम हैं। आगे बात करें चौथा, परियोजना। आप में से कई लोगों को कोविड-19 महामारी के दौरान लगा लॉकडाउन याद होगा। बिल्कुल याद है भाई साहब, बहुत मार खाई थी पुलिस वालों की।
उस दौरान की गई सभी कार्रवाइयों की सूची बनाएं। स्थिति को संभालने में सरकार के कौन कौन से स्तर शामिल थे और सरकार के प्रत्येक अंग की क्या भूमिका थी, वो भी आपको बताना है। तो देखो, लॉकडाउन के दौरान की गई कार्रवाई, लोग घर पर ही रहे। क्या कानून कायदे बनाए गए कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही रहे, स्कूल बंद रहेंगे, कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, किसी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे, केवल आवश्यक सामान की दुकानें ही खुली रहेगी। डॉक्टरों और नर्सों ने बीमार लोगों की मदद की, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और टीके भी लगाए जाएंगे। ये सारी गतिविधियां हुई थी आपके, या कार्रवाइयां हुई थी कोविड-19 के दौरान। अब इसमें सरकार के कौन कौन से स्तर शामिल थे, तो इसमें सरकार के तीनों स्तर शामिल थे। सबसे पहले बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई सारे राज्यों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। फिर राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया कि लोग है वो नियमों का पालन करें और स्थानीय निकायों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। स्थानीय सरकार ने नियमों को लागू करने और अस्पतालों को सहायता प्रदान करने का काम किया। फिर सरकारी अंगों की क्या भूमिका रही, विधानमंडल नए नियम बनाए और वित्तीय सहायता प्रदान की। कार्यपालिका ने नियमों को लागू कराया, अस्पतालों और नागरिकों को सहायता प्रदान की। न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार है वो निष्पक्ष तरीके से काम करे और संबंधित समस्याओं का उचित समय पर क्या करे, समाधान करे। तो यानी कोविड-19 जो एक महामारी थी, उसमें सरकार के द्वारा कई प्रकार की कार्रवाइयां की गई। उसमें सरकार के तीनों जो स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों ने भाग लिया। और सरकार के जो अंग है, विधानमंडल यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सभी अंगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके अध्याय 10 शासन के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।